तो भैया यहाँ पे बात आती है एच बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो आप लोगों को जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है। जैसे अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है किसका, कि एक तो दे रहा हूँ मैं इथेनॉल और एक दे रहा हूँ डाई मिथाइल ईथर। अब मुझे जवाब देना भैया, इथेनॉल में क्या एच बॉन्डिंग है? और एच बॉन्डिंग है तो सीधी सी बात है, क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इथर से वैसे भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल में एच बॉन्डिंग होती है और इथर में क्या होता है? सिर्फ वान डेर वाल फोर्स होता है, एच बॉन्डिंग नहीं होती। पर अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने को कह दूं तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सेकंड वाले में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर भी कौन है बेटा? वान डेर वाल, और इधर भी कौन है? वान डेर वाल। अब वान डेर वाल में भैया क्या देखोगे? अणुभार। मेरे हिसाब से कर लोगे आप लोग, है ना? आज मेरी 1 से 2 क्लास है, 2 के बजे बाद आप लोग को डाउट पूछना पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 1 बजे तो सर बता ही देंगे आपको। फिजिक्स वाले सर का डाउट क्लास 1 बजे से, तो आप 1 बजे के बाद वहाँ ही रुकोगे। मैं 2 बजे लगभग फ्री होके आ जाऊँगा क्लास लेके। 2 बजे के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलते हैं आगे। अब लिखो भैया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब धातु और अधातु के अंदर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहली बात आती है अधातुओं की। याद करो वान डेर वाल फोर्स, याद आया कुछ? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, F2Cl2, Br2, I2, N2P4AS4, O2, S8, Se8, H2D2, T2। याद आया? परमाणुकता बढ़ रही थी S8 की, ठोस अवस्था में पाया जाता है, वो गैस अवस्था में पाया जाता है। याद आया कुछ? उस वक्त गलनांक और क्वथनांक के क्रम करवाया था आपसे, है ना? तो क्या कंसेप्ट लगाया था गलनांक क्वथनांक का? समानुपाती वान डेर वाल फोर्स, लंदन फोर्स, और ये किस पे निर्भर कर रहा था? मोलिकुलर। इन मेटल्स। और मेटल्स की बात की जाए तो जनरली आपको बात करनी होगी भैया कि कोई भी मेटल के अंदर उसका बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा ना, तो भैया उसका क्या कहोगे आप लोग? उसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा। क्लियर है? तो भैया सबसे पहले मैं बात करूंगा एस ब्लॉक के अंदर। और एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट वर्ग का विन्यास होता है NS1 और सेकंड वर्ग का विन्यास होता है NS2। सब जवाब देना सभी बच्चे। भैया बंध निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1। बंध निर्माण में कितने जा रहे हैं? 2। और अगर बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो भैया बंध सामर्थ्य बढ़ेगा। बंध सामर्थ्य बढ़ेगा तो सीधी सी बात है भैया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो भैया किसकी ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? सेकंड ए के ज्यादा होते हैं कि नहीं होते हैं? सही बात है भैया। तो आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट समानुपाती मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और आप कह सकते हो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ समानुपाती होगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भैया इतनी इंग्लिश चलने दो क्या? ये ऑनलाइन वाले बेचारे बोल नहीं पाए, म्यूट कर रखा है इनको। रुको 1 सेकंड, आ रहा हूं तुम्हारे तक। स्टार्ट है ना? तो भैया अनम्यूट कर दिया, चुप रहना। चलो अब बात करते हैं भैया। आप सबको पता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या आएगी? कमी, क्योंकि आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्योंकि आपको पता है आकार बढ़ेगा बंद लंबाई बढ़ेगी, बंद सामर्थ्य में क्या आती है? चलो भाई शुरू करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले बात करता हूं मैं फर्स्ट वर्ग की। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इधर से इधर जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या आएगी? कमी। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आएगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा बेटा।
सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब सबसे कम बंध सामर्थ्य है, और सबसे कम बंध सामर्थ्य इसका मतलब सारे बंध ढीले ढीले बंधे हुए, और ढीले ढीले बंधे हुए तो इसका मतलब ये सॉफ्ट होगी कि हार्ड होगी? सॉफ्टेस्ट मेटल है ये। सेकेंड वर्ग की बात करते हैं बेटा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऊपर से नीचे जा रहे हो, आकार क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, और आकार बढ़ेगा तो भैया बंध सामर्थ्य में, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी, तो सबसे कम इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ लोचा हुआ क्या? ऑर्डर में कुछ लोचा है क्या भैया? सुनो किसके बारे में बात करूंगा मैं? सबसे कम आता है। क्या हो गया ऐसा मैग्नीशियम के अंदर कि भैया मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का सबसे कम आया? सुनना भैया, मैग्नीशियम, सारी बातें किस पर निर्भर कर रही है? चाहे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ बातें किस पर निर्भर कर रही है? धात्विक बंध सामर्थ्य। मैग्नीशियम की बात की जाती है तो मैग्नीशियम के अंदर थर्ड पीरियड का तत्व है। थर्ड पीरियड में पहली बार डी सबशेल इंट्रोड्यूस होते हैं। डी सबशेल जो होते हैं ना, सबसे पहली बार वहीं आते हैं, थर्ड पीरियड से स्टार्टिंग होती है, और आते ही भैया खाली आते हैं। और जब वो खाली आते हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उतना ही था, इलेक्ट्रॉन तो संख्या तो उतनी ही थी, पर भैया आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। और आयतन तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होता है? ज्यादा बढ़ता है। भाई ऊपर से नीचे जाते हो, नो डाउट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, पर उसके हिसाब से आकार भी तो बढ़ता है। पर इसके अंदर भैया क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन तो उस हिसाब से बढ़े नहीं, पर आकार क्या हो गया? ज्यादा बढ़ जाता है। और इस वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले थे बंध सामर्थ्य में, वो उतने भाग ले नहीं पाते। हमने सोच रहा है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पर हकीकत में 2 इलेक्ट्रॉन जाते नहीं है। और जाते नहीं है तो इसी वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम का जो बंध सामर्थ्य आता है वो तुलनात्मक रूप से सभी तत्वों में क्या आता है? सबसे कम आता है। क्लियर है? और बंध सामर्थ्य कम आएगा तो भैया मेल्टिंग पॉइंट हो और चाहे इसका बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही केस में क्या होगा? सबसे न्यूनतम आता है। अपने वर्ग के अंदर सबसे न्यूनतम आता है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आपको याद रखना है बेटा, न्यूनतम है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब आओ भैया डी ब्लॉक की बातें करूंगा। बच्चों डी ब्लॉक में जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो ना, तो आप सबको पता है ज़ेफ का एक क्रम होता है कि 3D से 4D और 4D से 5D में सबसे ज्यादा किसका होता है? 5D का होता है। और 5D का सबसे ज्यादा होता है, तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं यहाँ पे हाँ, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि भैया ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ता ही रहता है। ठीक है। पर अगर मैं बात करूं सेकंड बी वर्ग का, यानी कौन सा वर्ग का? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, द्रव अवस्था की तरफ जा रहे हैं। और द्रव अवस्था आती जाएगी तो अंतर नाभिकीय दूरी भी घटती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, अंतर परमाणु दूरी बढ़ेगी, तो बंध सामर्थ्य में क्या आएगी? कमी। और बंध सामर्थ्य में कमी आएगी तो मेल्टिंग पॉइंट और चाहिए, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इनके अंदर क्रम जो आता है वो ये क्या आता है? घटता हुआ क्रम चला जाता है। ठीक है ना? क्योंकि लगातार ऊपर से नीचे जाते हो, MbS बंध मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या आती है? कमी। मेल्टिंग पॉइंट में कमी आएगी। अगर मैं आवर्त की बात करता हूँ, ठीक है, अच्छा वो एक ऑर्डर, इसका एक ऑर्डर और लिख लो, सिंपल सा ऑर्डर है भैया। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो भैया क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि जेफ क्या हो रहा है बेटा? हेलो, यूं से यूं जाओगे जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो बंध सामर्थ्य बढ़ेगा ना। अरे भैया जेफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब आकर्षण बल ही तो बढ़ रहा है भाई, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो बंध सामर्थ्य क्या होगा? बढ़ेगा, और बंध सामर्थ्य बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। रुक जा बेटा, इसको भी समझाऊंगा। टंगस्टन का होता है, जाता हूँ। लो भैया वर्ग के बाद अब आते हैं आवर्त में। और आवर्त में आप सबको पता है भैया, मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा? 3D सीरीज की। आप लोगों ने देखा होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में इसी की बात की गई है, की गई है कि नहीं की गई? डी ब्लॉक जब जब बातें की गई सिर्फ 3D सीरीज, एफ ब्लॉक में जब जब बातें की गई तो सब 4F सीरीज की, एफ ब्लॉक में 4F सीरीज की। आओ भैया, हाँ बच्चा लोग सुनना आप ध्यान से।
जब आप स्कैंडियम से जिंक तक जाते हो, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। जितने इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में जाएंगे उतना बंध सामर्थ्य ज्यादा आएगा। ये मैंने पहले बताया था कि नहीं बताया था आपको? नहीं बताया, बताया था। कितने इलेक्ट्रॉन बंध सामर्थ्य बंध निर्माण में भाग लेंगे इसके? तो विन्यास लिख के दे देता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में जा रहे हैं? बहुत बढ़िया बेटा। भैया म्यूट हो जाओ पहले तो आप लोग। हाँ, बंध निर्माण में ध्यान रखना बेटा, जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाती है ना, समानुपाती होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NS प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1D। जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे इसके, उतना क्या आएगा इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा। नहीं बताया था क्या कभी? नहीं बताया था? अच्छा चलो, तुम्हें नहीं बताया होगा तो फिर एक क्वेश्चन का जवाब देना। कुछ टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया था 3D5 4s2 होता है इसका विन्यास, और इसका होता है 3D5 4s1। बंध निर्माण में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अचानक इसका आकार बढ़ जाता है। ये बताया था क्या? तो क्वेश्चन ये भी रेज हुआ था उस वक्त, सर ये क्यों नहीं लेते? क्योंकि यह हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्थायी विन्यास है। तो फिर ये क्यों लेते हैं? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता रहता है। तो इसका मतलब डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, तो एस में तो 2 आएंगे, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है बंध सामर्थ्य क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा ये बात नहीं बताई क्या आपको? अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में जा रहे हैं, बंध सामर्थ्य में कमी आएगी, बंध लंबाई बढ़ेगी, आकार अचानक बढ़ जाता है। ये बात बताई थी क्या? तो कैसे कह रहे हो फिर ये बात नहीं बताई थी? ये नहीं बताया सर, ये वाली नहीं बताया, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात ही नहीं बताई मैंने। तो ये बात तो बंध सामर्थ्य बंध लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कैसे बता दिया मैंने? चलो कोई बात नहीं, अब याद रहेगा क्या है? क्या बात बोली मैंने, याद क्या रखोगे? कि जितने इलेक्ट्रॉन N-1D में अयुग्मित है वो प्लस NS के इलेक्ट्रॉन ले लो, उतने इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेंगे। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, बंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? NS के संपूर्ण और N-1D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलो अब आओ रे, समझाता हूँ आगे, चलो। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं विन्यास? 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1। यहाँ से यहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है? बंध सामर्थ्य बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर यहाँ पे बंध सामर्थ्य में क्या होगी? कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि बंध निर्माण में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बंध सामर्थ्य में कमी आएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी कमी आएगी। फिर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, हेलो हेलो हेलो, फिर वापस क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आने लग जाएगी? कमी आने लग जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे बात आती है भैया, ये लगभग सब बराबर सभी कहते हैं कई बार, लगभग सब बराबर, मतलब फिर भी कमी आएगी पर फिर भी बराबर रहता है। इसको ग्राफ से समझाता हूँ, समझिएगा। इसका ग्राफ देखना मेल्टिंग पॉइंट का। स्कैंडियम से शुरू किया, क्रोमियम तक बढ़ा, फिर अचानक क्या हो गया? मैग्नीज में काम हो गया, फिर ये बढ़ा कहाँ तक? आयरन तक। फिर ये क्या होने लग गया भैया? थोड़ा सा कॉन्स्टेंट सा हो गया, ठीक। फिर वो क्या होने लग गया बेटा? ये घटने लग गया, कहाँ से? निकल, कॉपर, जिंक, रे, कोबाल्ट। सबसे न्यूनतम, न्यूनतम ना बोलूं, अगर मैं बोलूं कि इन सब के अंदर अगर मैं बात बोलूं, सबसे अधिकतम गलनांक किसका दिखा आपको? दिखा कि नहीं दिखा? यानी अगर मैं क्रोमियम को उठाता हूं तो क्रोमियम का अपने आवर्त में सर्वाधिक, तो क्रोमियम का अपने आवर्त में सर्वाधिक, तो मोलिब्डेनम का अपने आवर्त, टंगस्टन का अपने आवर्त में सर्वाधिक होगा, और इन तीनों में सर्वाधिक किसका होगा? इसलिए कहते हैं गलनांक जो होता है वो सर्वाधिक किसका होता है? टंगस्टन का होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? तीसरी एप्लीकेशन आ रही है,
तापीय स्थायित्व। शुरू करें। तापीय स्थायित्व का मतलब क्या समझते हैं आप? कुछ नहीं समझते हम इस पॉइंट को कुछ नहीं समझते। आएगा जिस दिन उस दिन देख लेंगे। क्या? चलो एक जवाब देना मेरे को सभी बच्चे, चलो जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, अब देखना भैया जवाब देना आप सभी बच्चे। ये H2O लिया मैंने द्रव अवस्था में, लिया 100 डिग्री टेम्परेचर दिया इसको और बदल दिया इसको गैस में। ये तापीय रूप से स्थायी है कि अस्थायी? बस इतना ही जवाब। क्या ये तापीय रूप से स्थायी है या अस्थायी है? अस्थायी है कि स्थायी है? अस्थायी। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करता हूँ इसको 2200 डिग्री सेंटीग्रेड देता हूँ। ये तापीय रूप से स्थायी है कि अस्थायी है? चलो ठीक है, ठीक है। क्या H2 और O2 आसानी से जुड़कर पानी बना देते हैं क्या? नहीं। या H2O आसानी से टूटकर पानी H2 और O2 में बदल रहा है क्या? अच्छा एक बात, तो H2O की गुण H2 और O2 के गुणों से समानता दर्शाते हैं क्या? मतलब अगर H2 बम फोड़ता है, न्यूक्लियर बम बनाते हैं हम, तो इससे भी पानी से भी हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं। यही बात तो सही बात है, गुणों में समानता है, और क्या तो है क्या? नहीं है ना? नहीं। हम ऑक्सीजन सूंघते हैं भैया, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हमारे फेफड़ों को, हम पानी भी डाल लेते हैं फेफड़ों में। गुणों में समानता नहीं है। ताप देने के पश्चात यदि कोई यौगिक अपने गुणों को नहीं खोता है तो ध्यान रखना वो तापीय स्थायी है, और यदि कोई यौगिक गुण खो देता है अपने तो तापीय। H2O टूट गया, H2 और O2 में गुण चले गए। H2O में ही है, सिर्फ अवस्था बदली है। तो एक बात बताओ, भाप को थोड़ा सा ठंडा करके द्रव नहीं बनाते क्या? बनाते हो ना? बनाते सर। तो फिर तो गुण तो अभी भी वही है, बस क्रिया की दर क्या हो गई है? बढ़ गई है। भाप से जल्दी से क्रिया हो जाएगी, पानी से थोड़ी धीरे होगी। और गुणों में कोई कमी आई नहीं? आई ना भैया? ओके, ये तापीय स्थायी है, ये तापीय अस्थायी। तो भैया अब आपको याद क्या रखना है, वो पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। और नंबर 1 पॉइंट के अंदर आता है लिथियम बाइकार्बोनेट व सेकेंड वर्ग के बाइकार्बोनेट। म्यूट हो जाओ यार। बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में नहीं मिलते हैं या ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, बेरिलियम कार्बोनेट CO2 के वातावरण में स्थायी है। तीसरा पॉइंट लिखो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ये भैया 4 भाई हैं और इनका परिवार बहुत बड़ा है। कौन सा? इनके कार्बोनेट। सर रिकॉर्डिंग चालू कर दो। चालू है भैया, रिकॉर्डिंग चालू है, टेंशन ना लो आप म्यूट रहो सभी बच्चे एक बार, है ना। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट, इनके हाइड्रोक्साइड व इनके सल्फेट कभी भी नहीं टूटते हैं। मतलब तापीय रूप से क्या है? तापीय रूप से स्थायी है। एक बात बताऊं बेटा, इन चारों भाइयों के कार्बोनेट उठाओ और उनको गर्म करो, गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठोस से द्रव बन जाएंगे, द्रव से गैस बन जाएंगे, गैस में भी उड़ उड़ के चले जाएंगे पर टूटेंगे नहीं। ठीक है ना? मर जाएंगे मिट जाएंगे पर टूटेंगे नहीं। याद आया ना? हाँ, इनके हाइड्रोक्साइड भी नहीं टूटते, इनके सल्फेट भी नहीं टूटते हैं। और याद रखना बेटा, ताप स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे?
तो फैक्टर्स की बात करूं अगर मैं, तो भैया वही बात है, तापीय रूप से स्थायी का मतलब क्या समझते हो? बंध सामर्थ्य तगड़ा कि कमजोर? तगड़ा है ना भैया, खतरनाक होगा। इसका मतलब आयनिक बंध वालों का तगड़ा रहेगा, सहसंयोजक बंध वालों का कम रहेगा। आयनिक बंध की व्याख्या कौन करता है? लैटिस एनर्जी। हाँ जी, या फिर यूं बोल सकता हूं आयनिक लक्षण की व्याख्या कौन करता है? तो लैटिस एनर्जी भी करती है और पोलराइजेशन भी करता है। हाँ जी, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, फैक्टर सिर्फ 2 ही लगाना है, केस बना के लगा रहा हूं भैया, सीधा ध्यान रखना। यदि बहुऋणात्मक या बहुपरमाण्विक ऋणायन हो तो यौगिक में क्या हो? बहुपरमाणिक ऋणायन, जैसे कि भैया फॉस्फेट हो गया, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, एटसेट्रा। तब आपको हमेशा ध्यान रखना है, पोलराइजेशन देखना है, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक लक्षण में क्या आएगी? कमी। तो ताप स्थायित्व में भी क्या आएगी? कमी। तो भैया ध्यान रखना, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है, टीएस बोले तो थर्मल स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके बेटा? पोलराइजेशन के। ठीक है, और अगर यही बोला जाए कि यदि एकल परमाणुक ऋणायन हो तो फिर रखना, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार के। आकार बढ़ेगा, सामर्थ्य में कमी आएगी, सामर्थ्य में कमी आएगी तो तापीय स्थायित्व में भी क्या आएगी? कमी आएगी कि नहीं आएगी भैया? अब लोग भैया इसके ऊपर क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको धमाधम, ठीक है? हाँ जी, आपको देखना बहुपरमाणुक और एकल परमाणुक, बस 2 ही देखना है, ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी आपको बताना है। सबसे पहले आ रहा है लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट। हाँ जी, क्या देखोगे बेटा? पॉलीएटॉमिक है कि नहीं है? ऊपर से नीचे जा रहा है, साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा तो भैया थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए भैया? बढ़नी चाहिए ना? अरे हेलो, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। अब देखो ये भैया पूरा परिवार दिखा भैया, पूरा परिवार आपको, 4 भाई, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट के हाइड्रोक्साइड के सल्फेट तापीय रूप से अपघटित होते हैं। समझ में आया बेटा? करो बच्चों। चौथा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के सल्फेट। सल्फेट आया ना बेटा? पॉलीएटॉमिक है, साइज बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो बेटा पोलराइजेशन कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी सेम। यही तो पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो भैया 5वां क्रम, एकल परमाणु ऋणायन है क्या बेटा? क्या देखोगे? आकार, ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है क्या बेटा? साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी। ये तो देखो सबसे कम स्थायी है क्या? सबसे कम ताप स्थायी है क्या? इसका मतलब जल्दी टूटेगा कि लेट टूटेगा? सभी बोले भैया जल्दी टूटेगा कि लेट? जल्दी टूटेगा तो जल्दी ऑक्सीजन देगा, जल्दी ऑक्सीजन देगा तो सामने वाले का जल्दी ऑक्सीकरण करेगा,
और सामने वाले का जल्दी ऑक्सीकरण करेगा तो इसका मतलब खुद की ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? गजब की। इसका मतलब अगर ऑक्साइड की ऑक्सीकारक क्षमता देखनी है तो उसका ताप स्थायित्व क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी कि ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती। किसके? ताप स्थायित्व। ऊपर से नीचे जा रहे हो बेटा, साइज बढ़ रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या आ रही है? कमी। सबसे कम ही होगा। हेलो हेलो हेलो, सबसे कम स्थायी होगा। इसका मतलब जल्दी टूटेगा, जल्दी हाइड्रोजन देगा, सामने वाले का जल्दी अपचयन करेगा, और सामने वाले का जल्दी अपचयन करेगा। इसका मतलब इसका अपचय गुणधर्म क्या होगा? गजब का होगा। यानी कि ताप स्थायित्व कम है तो अपचय गुणधर्म ज्यादा है, ऑक्सीकारक गुणधर्म ज्यादा है। ऑक्सीकारक गुणधर्म ऑक्साइड का देखोगे, अपचय गुणधर्म हाइड्राइड का देखोगे। ओ बच्चों, तो 2 पॉइंट लिख सकता हूं क्या? क्या हाइड्राइड के लिए क्या देखोगे? अपचय। और हाइड्राइड का जो अपचायक गुण है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके बेटा? तापीय स्थायित्व की। और अगर मैं कहूं ऑक्साइड का ऑक्सीकारक गुणधर्म तुम्हें देखना है तो व्युत्क्रमानुपाती वो भी किसके? तापीय स्थायित्व की। भाई समझ में आ रहा है? पीछे भाई, इधर आ रहा है भाई, लास्ट में आ रहा है। क्लियर है भैया? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर। सब गया? अच्छा, तो यार और क्या था, हमारे तो इंग्लिश अलग टाइप की है ना भैया। ऑल क्लियर मतलब सब गया, सब साफ। अभी तक तो लो एक क्वेश्चन देता हूं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अपचायक गुण हैं। नंबर 1 NH, KH, RBH, LiH। सर्वाधिक अपचायक गुण आरबीएच की। RBH आ जाएगा सर। आ जाएगा क्या? आ जाएगा तो टिक लगा दो। BAO, CAO, SRO, MgO। न्यूनतम ऑक्सीकारक गुण मतलब ताप स्थायित्व ज्यादा। ताप स्थायित्व किसका ज्यादा है? जिसका आकार सबसे कम है। समझ में आ रहा है बेटा? अरे बच्चों समझ में आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? में थर्ड आएगा और दूसरे में यस सर। थर्ड और फोर्थ आंसर आ रहा है? मेरा ही आ रहा है कि सबका आ रहा है? यस सर। किसका आ रहा है? हाथ खड़े करो तो भैया। भाई तेरा नहीं आ रहा भाई, दूसरा नहीं है। हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? वाह यार मेरे भाई, गजब का एटीट्यूड है यार। मैंने कहा भाई हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? तो सर लिख रहा हूँ ना। लिख तो बाकी भी रहे, सर ने 2 बार पूछ लिया ना। भाई भाव खा गया, गुरुजी ने पूछा, भाव तो खाएंगे। वापस बता दो दूसरा वापस क्यों बताऊं भैया? तुम खुद करो ना। ऑक्सीकार गुणधर्म ताप स्थायित्व के व्युत्क्रम पाती है। ताप स्थायित्व का क्रम अभी बताया, करो इसको। क्या करोगे इसके अंदर? न्यूनतम ऑक्सीकार मतलब ताप स्थायित्व, उच्च की निम्न। दोबारा किसको पूछना भैया? वो बोले तो सही मेरे से। मेरे को। विशाल तू बोल रहा है क्या? सर इतना धीरे धीरे क्या बोल रहा है बेटा? कोई ढंग से बोल दे यार। लाइब्रेरी बैठा हूँ। लाइब्रेरी में बैठा है? अच्छा,
भाई देख, ऑक्सीकारक गुण धर्म किसके न्यूनतम होंगे? जिसका तापीय स्थायित्व अधिकतम होगा। तापीय स्थायित्व उसी का अधिकतम होगा जिसका आकार न्यूनतम होगा। इसमें से आकार न्यूनतम किसका है? mg को। क्लियर है कि नहीं? जवाब देते ही नहीं, कोई बात नहीं। यस और नो, कोई बात नहीं। लाइब्रेरी, ओके 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 आ गए। ओके ओके। चौथा एप्लीकेशन शुरू कर जाना है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब सिंपल सा भैया, आग लगानी है, तोड़ना है, यौगिक देखना है क्या बना है, बस बात खत्म। उत्पाद का ज्ञान होना चाहिए आपको कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव का मतलब सिंपल सी बात है, आपको हमेशा हीट देके उत्पाद का अध्ययन करना होता है। ठीक है, अब भैया हीटिंग इफेक्ट किस किस की देखने वाले हैं हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन हीटिंग इफेक्ट खत्म कर देता हूँ, जिस दिन बोले तो आज या आने वाले लेक्चर के अंदर, ध्यान रखना बेटा, लगभग 40-50 या हो सकता है 60 रिएक्शन एक साथ निपटेगी एक साथ। और कनेक्शन लिंक्स जो होते हैं ना रिएक्शन से, इससे क्या बनता है, उससे क्या बनता है, तो भैया उसका आधार है ये। कई बार होता है ना, ए से बी बनाया, बी से सी, सी से डी, तो भैया हाँ वहाँ पे भैया दिक्कत होती है हम लोगों को, होती है कि नहीं होती है? तो भैया उस दिक्कत का मेन जो बेस है ना, वो यहीं से शुरू होता है। अगर वो बेस अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो वो दिक्कत भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ हीटिंग इफेक्ट मेटल कार्बोनेट्स के। किसके? मेटल कार्बोनेट्स। सुनेंगे भैया, लिखेंगे भी साथ साथ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट। हाँ जी बच्चों, अब मेटल कार्बोनेट की बात की जा रही है तो भैया सीधी सी बात है, धातु कार्बोनेट होगा। इतनी इंग्लिश चलने तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? धातु कार्बोनेट पे उसमें प्रभाव, कोई दिक्कत बालक? इधर कोई दिक्कत भैया? हिंदी में, इंग्लिश में? ठीक है, मेटल कार्बोनेट लेना बेटा, कुछ नहीं करना है, सीधी सी आग लगा देनी। जैसे आग लगाओगे ये मेटल कार्बोनेट टूटेगा, टूटते ही बनाएगा मेटल ऑक्साइड और साथ में देगा CO2 गैस। बस ये इतना ही मेथड है आपकी मेटल कार्बोनेट का। बस लगे हाथ एक बात याद रख लेना, क्या? वो चार भाई कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और C2। तो इनको अलग से लिख देता हूँ, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, तापीय रूप से स्थायी। और जब स्थायी है बेटा तो क्या बोलोगे? टूटेंगे नहीं। अब आओ, याद है संगमरमर? हाँ सुनो ना, संगमरमर वही वही। आओ इसको तोड़ते हैं, Ca और CO2, धातु ऑक्साइड और CO2 बदले, सही बात है। इसको बोलते हैं कैल्साइट। क्या नाम है इसका? PbCO3, नाम में वजन है, सेरुसाइट, सेरु। किसमें टूटेगा बेटा? बोलो 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 बोलो। PbO, CO2, ZnCO3, इसको बोलते हैं कैलामाइन। वो जो आजकल लोशन आता है ना जिसमें SPF लिखा होता है, SPF लिखा होता है ऐसे ऐसे, हाँ SPF 24, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है बॉयज। ऐसा लिखा हुआ आता है ना, क्रीम के ऊपर लिखा होता है SPF 24। मर्दानो किसी को भी पता नहीं, लगाते ही नहीं है सर। बॉयज तो नाले वही बड़ी बात है। लगाते हो तुम, सीधा तेरी क्वेश्चन लगा। सर उससे कौन आ जाता है वो? सर बॉयज तो नाले वही बड़ी बात है। नाले वही बड़ी बात है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो। अबे केला सारा माइन बेइज्जती करा रहा है। क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी जो होते हैं चेहरे के ऊपर यूं लगा लगा के आता है, वही चाहिए यूवी। हाँ सनस्क्रीन होती है ना, जो यूवी, इनको सनस्क्रीन से समझ में आता है। अरे भैया जो यूवी लाइट से बचाता है वो केलामाइन होता है, जिंक कार्बोनेट होता है भैया। मार्केट के से जब तुम लेके आते हैं ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ था अलग से SPF और उसके आगे रेट लिखी होती है 200 रुपए, उस वक्त भैया उसके अंदर केलामाइन की मात्रा भी कम होती है। एक्चुअल उसकी जो रेट होती है ना, वो लगभग 5 से 6 रुपए का होता है। अगर आप उतना ही 200 रुपए का अगर केलामाइन खरीद के लाओ ना तो 1 महीने चलता है। और एक्चुअल में वो काम करने वाली क्रीम यही है। तो कभी भी केलामाइन लाओ तो मेडिकल शॉप से लाना, ठीक है ना?
क्योंकि ये मेडिकल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है भाई। भगवान ने जो चमड़ी दे दी हमें वो तो दे दी, गोरा कर देंगे कुछ नहीं होता गोरा गोरा, ठीक है ना, उसको बचाओ, तंदुरुस्त रखो। और आगे चलते हैं। वो नहीं होने वाले बेटा, वो तो कभी नहीं होगी। हाँ, प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती किसी की भी, है क्या नहीं? कितना ही कुछ भी दे दो। नाम सुना है डोलामाइट? तोड़ो रे, अब तुम तोड़ के बताओ मुझे इसको, डोलामाइट को। डोलामाइट तोड़ो तोड़ो तोड़ो। CaO, MgO और CO2 CO2। समझ में आया बेटा? नाम सुना है सिडेराइट? सुना तो है सर। तोड़ो इसको, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। FeO और CO2। बच्चा लोग बात समझ में आई? सर अरे भाई समझ में आ रहा है ना? किसको तोड़ रहे हो तुम? कार्बोनेट, है ना? नाम सुना है मेलाकाइट? मेलाकाइट ग्रीन। थोड़ी देर बाद में दर्शन कराते हैं आपको। आईएस का आईएस का बेटा, आईएस कॉपर का आईएस का। देखो भैया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे हम लोग। मेटल हाइड्रोक्साइड को तोड़ना है ना, तो तोड़ने का सिंपल सा तरीका है भैया, आग लगा दो। आग लगाई, मेटल ऑक्साइड बनेगा। देखो वहां CO3 से CO2 निकला, यहाँ OH से क्या निकलेगा? H2O। हाँ जी भैया, वही फिर से वही बात याद रखनी है, नोट क्या? 4 भाई, कौन है वो भाई? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये कहते हैं हम टूटेंगे नहीं, ताप स्थायी होते हैं, ताप स्थायी होते हैं। कुछ नहीं चले, ऐसे बकवास करते हैं। समझ रहे? ताप स्थायी क्या बोल रहा था? चले, ये चारों भाई टूटते नहीं है। नखरे बहुत है भैया, आगे भी झेलोगे इनके नखरे। रुको तुम आ रहा हूं। LiOH, जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? ऐसे बैठे बैठे हंस रहे, माता आती है के अंदर हैं? भाई बैठे बैठे हंसने लग जाते, समझते हो? और क्या कांपते हैं भी अंदर। अब समझ में नहीं आता, सामने डर और लगता है, क्या पता क्या हो गया बच्चे को, है कि नहीं? बच्चा इतना कांप क्यों रहा है? पता चला बच्चा हंस रहा है बैठे बैठे। डिग 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 डिग। आओ तोड़ते हैं इसको। किसमें टूटेगा बेटा? Li2 और H2O में। ये किसमें टूटेगा बेटा? ZnO H2O में। ये किसमें टूटेगा? CaO H2O में। ये किसमें टूटेगा? PbO H2O में। मेलाकाइट ग्रीन बेटा, दिमाग पे जोर डालते हुए बच्चे हमारे, फिर भी याद नहीं आ रहा है। ये होता है मेलाकाइट ग्रीन। कॉपर का सबसे घटिया आयस्क होता है, सबसे घटिया क्वालिटी का कॉपर प्राप्त होता है इससे। सर हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हो कि मेटलर्जी पढ़ा रहे हो? देखो आपको बताता हूँ, इधर देखो, ऊपर आओ थोड़ा सा वापस, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये देखो, निस्तापन है ये, भर्जन निस्तापन, कैल्सिनेशन रोस्टिंग। हाँ, ये परावर्तनी भटनी की क्रियाएं हैं जो अभी चल रही है, तो इसको मिटा देता हूँ। पता चला ताप स्थायी हो गए, है ना? हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है ना भैया? अब देखो इसको गर्म करना है, तुम आओ रे, आग लगाओ इसके। ये कार्बोनेट किसमें टूटेगा? ऑक्साइड और CO2 में। और हाइड्रोक्साइड किसमें टूटेगा? ऑक्साइड और H2O में। हाँ बच्चा, हेलो, समझ में आया कि नहीं है?
भाई कार्बोनेट को किसमें तोड़ना है? मेटल ऑक्साइड में और CO2। हाइड्रोक्साइड को मेटल ऑक्साइड और H2O में। क्या होगा जब धावन सोडा को गर्म किया जाए? क्वेश्चन, क्या होगा जब धावन सोडा, कौन सा सोडा? धावन सोडा को गर्म किया जाता है। बालक, धावन सोडा क्या होता है? धोने वाला सोडा। इसका धोने वाला सोडा होता है। हो गया धोने वाले सोडा। कुछ ही बोल दो सर को तो क्या है, ऑनलाइन तो बैठे हैं, सामने होते चपाट बढ़ जाता है। हाँ जी, Na2CO3 होता है बेटा। अब देखो इधर देखो बच्चों, जब आप इसको गर्म करोगे तो इसके पानी के अणु उड़ते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग वॉशिंग सोडा। याद रखना बेटा, जब आप इसको गर्म करोगे तो सबसे पहले 200 से कम तापमान रखोगे ना, तो पानी के अणु सभी उड़ जाएंगे, सिर्फ एक बच जाएगा, और इसको बोलते हैं नेट्रॉन। क्या बोलते हैं? नेट्रॉन। और जब आप और गर्म करोगे, यानी कि 200 से ज्यादा पे गर्म करोगे, बचा कुचा पानी भी उड़ जाएगा, उसको बोलते हैं सोडा ऐश। ठीक। और इसको अगर आप 750 से गर्म करोगे तो भैया कार्बोनेट है, कार्बोनेट किसमें टूटेंगे? धातु ऑक्साइड और CO2 में। तो क्या बन जाएगा? Na2O और नहीं, तुम तोड़ रहे थे, तुम्हारा क्या है? किसे 2-3 लकड़ और जला देंगे, आग ही तो लगानी थी, तोड़ तो देंगे हम इसको। और Na2O और CO2 में तो तोड़ना था, तोड़ के बैठ गए, तुम्हारा क्या है? अरे बुद्धि खत्म करके बैठ जाते हैं। आदमी है, पहले तोड़वाता है, फिर गलत करवाता है, फिर बताता है। तो क्या हुआ? तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा था? जवाब कुछ ही आया। तुम लोग तो तोड़ ताड़ के निकल लिए। धावन सोडा को गर्म करने पे हुआ क्या था? ढंग से देखो, धावन सोडा सुखा दिया गया है। एक्चुअली आपने आग लगाई और उसको सिर्फ सुखाया है, इसकी नमी को उड़ाया आपने। इसका मतलब इसके भार में कमी आती है। याद रखना, केवल भार में कमी आती है। ऐसा होता है ना, जैसे कपड़ा लिया और सुखा दिया, गीले कपड़े को सुखाते हैं तो क्या होता है? वहां पे पानी उड़ जाता है, पीछे कपड़ा सूखा सूखा मिलता है, तो उसकी भार क्या होता है? पहले की तुलना में कम होता है। वही बात यहाँ पे हो रही है, भार में कमी आती है। तीसरा लिखो भैया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट। याद रखना बेटा, जब भी आप मेटल बाइकार्बोनेट लोगे और इसको अगर आप गर्म करोगे, इसको मेटल बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे, याद रखना हमेशा मेटल कार्बोनेट में टूटेगा, ही CO2 में टूटेगा और H2O में टूटेगा, और इसका कोई अपवाद नहीं है, सभी टूटेंगे, वारी वारी से टूटेंगे। जैसे LiHCO3 हो, चाहे NaHCO3 हो, और चाहे भले आपके सामने कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, कोई सा भी हो, गर्म करोगे अगर आप इनको, तो गर्म करने पर क्या होगा बेटा? ये टूटेंगे। किसमें टूटेंगे बेटा? मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट में टूटेंगे। और किसमें टूटेंगे? CO2 और H2O। सह उत्पाद के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और, अरे ओ बच्चों ध्यान दे देगा। चले आगे। एक बहुत पहले आपके एक रिएक्शन कराई थी मैंने, थोड़ा सा याद करते हैं। चलो उस रिएक्शन को याद करते हैं। इधर आओ। संगमरमर का पत्थर तोड़ा था आप लोगों ने, अभी तोड़ के आए। तो फिर आपने एक पदार्थ प्राप्त किया था, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप लोग बोलते हो बिना भुजा चूना। घर पे लेके आए थे तुम लोग, पानी में भिगोया था, कड़ी बनाई थी। कड़ी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? उसमें एक लाइम वाटर था, चूने का पानी। उस चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करी थी तो दूधिया रंग आया था। फिर से आपने CO2 और H2 ज्यादा प्रवाहित करी थी तो रंग गायब हो गया था। फिर आपने गर्म कर दिया था तो रंग वापस आ गया था दूधिया, और दूधिया रंग को और ज्यादा हीटिंग कर दोगे तो आपको वापस वही कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। याद आया? अब देखो भैया, रिएक्शन स्मूथ होती है कि नहीं होती, चेक करते हैं। वही पानी में डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना बेटा,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 प्रोवाइड करी थी, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर दी, तो ये जो मिल्की से क्या बन गया भैया, कलरलेस हो गया था। अगर आप इसको गर्म करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है सर? अरे बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कार्बोनेट, CO2 और H2O, ये तो बनता है। और अगर मैं इसको और गर्म कर दूं, ये और CO2, तो भैया ये भी A है और ये लिया था वो भी क्या है? A है। A से A की प्राप्ति होगी, A से बना B, B से बना C, C से बना D, D से बना C, और C से सीधा बना दिया आपने A। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुलना कर लो भैया। भैया हमारे समझ में आ रहा है? पीछे बैठे भैया सिर खुजला है, बैठे बैठे तोड़ा ताड़ी चल रही है बेटा। कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी 10 ग्राम मार्बल को गर्म किया और तोड़ा गया, यानी कि गर्म करने पर प्राप्त एक गैस को प्रवाहित की गई है लाइम वाटर के अंदर। लाइम वाटर बोले तो चूने के अंदर, पानी के अंदर प्रवाहित करने पर दूधिया रंग प्राप्त होता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए लाइम स्टोन कौन होता है, मार्बल कौन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। को गर्म करने पर क्या प्राप्त हुई थी गैस? CO2। उसको अगर लाइम वाटर में डालते हो तो CO2 को लाइम वाटर में डालते हो तो मिल्की रंग किसका आता है? CaCO3 का। ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा, ये लैंग्वेज होती है। क्लियर है? ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें हम कहते हैं ना ABCD वाले, ये वैसे ही आते हैं, सीरीज होती है इनकी। ठीक है, चले बेटा आगे चले। अब लिखो भैया नंबर चौथा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट। और भैया यहां से नीट में क्वेश्चन आ चुका, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा कौन सा। देखो मेटल नाइट्रेट जो होते हैं ना, जब भी आप गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे, सदैव मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, सदैव NO2 गैस देंगे और सदैव O2 गैस देंगे। O2 भी पैरामैग्नेटिक होती है, NO2 भी कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक, बोले तो अनुचुंबकीय। कौन सी प्रकृति होती है? अनुचुंबकीय। पर ये रंग वाइज कैसी होती है बेटा? ब्राउन कलर की होती है। ये रंग वाइज कैसे कलर की होती है? O2 है ब्लू कलर होता है कि भैया पर्पल कलर होता है? कौन सा कलर होता है? कोई नहीं होता क्या? चलो ठीक है। क्या पता ब्लू कलर आए जाए, थोड़ी देर में आ जाता, अगर मैं नहीं लिखता तो। थोड़ी देर वेट करता, आता कलर तो आता सर, श्योर था मैं, है ना। इधर तुम्हारा कलर आया नहीं, मैं तुम्हारा कलर उड़ाया नहीं। चार बैठा हूं। कौन से भैया? चार भाई, याद करो वो चार भाइयों, याद रखना। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के धातु नाइट्रेट अगर आप लेते हो, क्या लेते हो? धातु नाइट्रेट। अगर आप इनको गर्म करते हो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी निम्न ताप पे, तो ये धातु नाइट्राइड बनाएंगे और साथ में देंगे O2 गैस। ऊपर वाले से अलग है इनकी क्रिया। अगर इनको 800 पे गर्म करते हो तो ये धातु ऑक्साइड बनाएंगे, NO2 की बजाय N2 देंगे और O2 देंगे। तो अभिक्रिया करने का तरीका देखो भिन्न है कि नहीं है? भाई साहब इनके नखरे फूल है, मैं पहले कह रहा हूँ। या तो टूटेंगे, नहीं टूटेंगे तो भैया अपनी मर्जी से टूटेंगे और तरीके से टूटेंगे। तरीका याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा बेटा? बेटा हमारे सुन हो गए, संडे चल रहा है बेटा, कुछ मत कहो सर, आज संडे है, आज हम आ गए, वही आप पे एहसान है सर, थैंक यू बोल दो सर आज। ये बनेगा भैया 400 पे, मेरा ही बन रहा है कि तुम्हारा भी बन रहा है? और 800 पे और N2 और O2। याद रखे बेटा, N2 जो होती है वो डायमैग्नेटिक नेचर की होती है, बोले तो
पैरामैग्नेटिक। इंग्लिश में हिंदी बोल रहा हूँ बेटा, पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबन। मैंने कहा डायमैग्नेटिक बोले तो कि सर पैरामैग्नेटिक। अरे वो आप लिख रहे हो। डाया बोले तो प्रति, पैरा बोले तो। अनुचुंबन। तुम लोग यार बोलते क्यों नहीं हो यार? लिखने में जो बिजी रहते हैं सर। बोलना भी होता है, ज्ञानेंद्र है, सारी काम करनी चाहिए। ज्ञानेंद्र में नहीं आता के? हाँ सर आते हैं। सर ये गर्ल्स की आवाज ज्यादा आ रही है सुनने की। तो कान बंद कर ले। बेटा एकदम माइक के पास बैठी है और तू बोलता ही उनको हंसी आती है। बताओ इनको क्या करेंगे? कोई इलाज नहीं बेटा, आओ आगे चलते हैं। ठीक है, दांत फाड़ के सो। नो फर्दर कमेंट्स। बेटा आप भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है बेटा, वो लाइब्रेरी में बैठा है बेटा। सुनिए भैया, मैंने कहा था नीट से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सुनिएगा भैया, पहले तो मैं आपको नोट लिखा रहा हूँ। बालक, नीट के अंदर क्वेश्चन क्या है उससे पहले ये नोट लिखना जरूरी है। क्या है नोट? सोडियम सिल्वर व Hg के नाइट्रेट को गर्म करने पर सीधे धातु प्राप्त होती है। सीधे क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। इसका मतलब कि अगर आप AgNO3 को गर्म करते हो ना, और अगर आप टेम्परेचर देते हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसको गर्म करते हो, तो आपको लगता है धातु ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा, और क्या बनेगा बेटा? O2 बनेगा, ये कहते हैं। पर उसी 300 तापमान पे यही Ag2O जो ऑक्साइड बना है तुरंत टूटेगा हाथों हाथ और बनाएगा सिल्वर और ऑक्सीजन। एट लास्ट आपको फाइनली क्या मिली है? सिल्वर। मात्र दो धातु के नाइट्रेट है, एक तो है Ag और एक है Hg, जिनको गर्म करने पर आपको सीधी धातु मिलेगी अथवा आपको सीधे क्या मिलेंगे? धातु ऑक्साइड मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? और ये नीट का क्वेश्चन था भैया, रिएक्शन लिखी हुई थी ऐसे। AgNO3 कौन सी अभिक्रिया सही है? AgNO2 और O2। सही है कि गलत है भैया? सही है ना? अगर आप इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो तो ये बनाता है Hg2O, HgO, NO2 और O2। और 400 पे भैया यही HgO ऑन द स्पॉट टूटता है Hg में और ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। ठीक है जी? चलो भैया, ये तुम्हारा एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो तोड़ो भैया, सिंपल है ये तो, कोई दिक्कत नहीं है। धातु नाइट्रेट है, तोड़ोगे किस में बदलेगा? धातु ऑक्साइड में। धातु ऑक्साइड क्या बनेगा बेटा इसका? PbO। और उसके बाद में क्या निकलेगी? NO2। और क्या निकलेगी? O2। ये NO2 निर्माण की विधि है कि नहीं है? है ना बच्चा लोग? पर ये P ब्लॉक में है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। ये एक लिथियम नाइट्रेट को भी तोड़ लो। तोड़ा था क्या? तोड़ा कि नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा क्या? Li2O प्लस NO2 प्लस कर लेंगे भैया। इसके बाद आपकी क्लास है? नहीं सर। Heating effect of
मेटल क्लोराइड। अगर आप मेटल क्लोराइड लेते हो और उसको गर्म करते हो तो क्या होगा? तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल क्लोराइड जो होगी, गर्म करने पर बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल क्लोराइड में बदलेगी और साथ में देगी क्लोरीन गैस। क्या आप पूछ ले, मेरे से पूछ ले, क्या कोई दिक्कत है? बता कौन सा पॉइंट? वापिस आऊं ऊपर? ये वाली यार, मास्क नीचे कर ले, थोड़ा तेज बोल दे। AgF, अच्छा AgNO3 ये रहा। फिर वो AG लिखा हुआ AG2 Ag2 है, ये क्या यार? एक बार ये HGO है, सर ठीक है। एक बात होता है, Ag के ऊपर आवेश प्लस ही तो होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। जोड़ के दिखाओ तो एक बार। AG2 कोई कंफ्यूजन था क्या? हाँ तो सही, पर अब आप क्लियर हो गए सर। हमने तो पहले बना AgO भी हम बनाते कर थे। लिया था, लेकिन वो आपने लिखा था ना, वो अलग से लिखा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की धातु क्लोराइड को गर्म करोगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की धातु क्लोराइड और Cl2 बनेगा। जैसे देखो इधर देखो, PbCl4 है, +4 में ना, PbCl2 में टूट जाएगा +2 में, आगे ना निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, और साथ में क्या देगी? PCl5 है 5 ऑक्सीकरण अवस्था में। गर्म करो इसको, PCl3 में और एक बात बताओ, HgCl2 है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, गर्म करो क्या बनाएगा? Hg2Cl2 और Cl2। अब मेरे पास सुनो, ये है +1, ठीक है ना? अरे 2 Cl माइनस है तो 2 - 2 मरकरी पे है, तो 1 मरकरी पे कितना आया? 1 प्लस ही तो आएगा। FeCl3 है बेटा, तोड़ो इसको। ठीक है ना? RM32 लेक्चर क्लास फिनिश। सिर्फ 15 मिनट बाद किया गया। सर की क्लास है 1 बजे। सर